नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज में प्रस्तुत है आज बहुमत के प्रकार टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पर विशेष चर्चा, जिसमें हम साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत और अन्य प्रकार के बहुमतों के बीच संबंध को समझेंगे तथा विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में इस टॉपिक्स पर कई बार कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं। इसको देखते हुए हम इस टॉपिक पर विशेष वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, हमें इसलिए फॉलो करें क्योंकि हम आपको वास्तविक गाइडेंस प्रदान करते हैं। जटिल कॉन्सेप्ट की आपको सरल भाषा में प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वेल रिसर्च के साथ तैयार किया गया हमारा ओरिजिनल कंटेंट एंड वैल्यू एडिशन के ढेर सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रिएटिव माइंड मैपिंग के थ्रू हम समझाते हैं, जिससे आप मेमोराइज़ कर सको। और हमारे इस वीडियो की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आते हैं हम टॉपिक पर। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो हम बहुमत के प्रकारों में 5 प्रकार के बहुमत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हो गया आपका निरपेक्ष बहुमत, दूसरा हो गया साधारण बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत, चौथा प्रभावी बहुमत और पांचवा राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर जो बहुमत होता है आर्टिकल 61 के तहत। ऐसे 5 प्रकार के बहुमत भारतीय संविधान में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला निरपेक्ष बहुमत, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब हो गया कि कुल संख्या का बहुमत। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो ये जो टोटल सदस्य संख्या है, इसका जो बहुमत होता है इसे बोलते हैं निरपेक्ष बहुमत। बहुमत का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो दोस्तों, बहुमत का यह अर्थ है कि आधे से अधिक मत। इसमें जो टोटल सीट होती है उसका आधा किया जाता है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे 543 यानी आधे से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि 543 लोकसभा में सदस्य, तो यहाँ पे 543 का होगा 271.5 होगा। इसलिए हम कहेंगे 272 सदस्य लोकसभा में बहुमत माने जाएंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनका अगर हाफ करोगे आप तो 122.5 आएगा, यानी कि 123 सदस्य राज्यसभा में बहुमत माने जाएंगे। तो इट मीन्स यह है कि अगर लोकसभा में 272 सदस्य या राज्यसभा में 123 सदस्य किसी चीज़ के पक्ष में है तो उसको बोलेंगे निरपेक्ष बहुमत। अब निरपेक्ष बहुमत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, जो सरकार होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इट मीन्स सरकार में जो है वह आधे से अधिक मेंबर्स लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जो सरकार का गठन होता है वो निरपेक्ष बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, निरपेक्ष बहुमत के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का गठन, आप सभी ये चीज़ सुनते होंगे, अक्सर बोलते हैं कि सरकार ने बहुमत साबित किया। दूसरी तरफ साधारण बहुमत होता है। साधारण बहुमत में क्या होता है कि जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, मतदान करते हैं, उनका बहुमत होता है। तो यहाँ पे बहुमत का मतलब आपको ध्यान रखना है कि आधे से अधिक वोट की बात होती है। जिस संदर्भ में बहुमत की बात करेंगे उस संदर्भ में हम आधे से अधिक वोट की बात करेंगे। अभी यहाँ पे हमने ऊपर कुल संख्या का बहुमत की बात किया, तो कुल संख्या यहाँ पे लोकसभा में 543 था और राज्यसभा में 245 था। तो हमने इनका बहुमत देखा। लेकिन अभी यहाँ पे साधारण बहुमत, हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो टर्म कंडीशन है वो ये है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो यहाँ बहुमत यहाँ भी है, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे कुल संख्या की बात नहीं कर रहा है, उपस्थित एवं मतदान
करने वाले सदस्यों की बात कर रहा है। तो ऐसे में मान लीजिए लोकसभा की बैठक हो और लोकसभा की बैठक में हैं तो 543 सदस्य हैं, लेकिन मान लीजिए वहाँ पे 420 सदस्य प्रेजेंट होते हैं, 420 सदस्य प्रेजेंट होते हैं। अब 420 सदस्यों ने भागीदारी की, लेकिन मान लीजिए इसमें किसी विषय को लेकर कुछ सदस्यों ने वोटिंग नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि सदन में उपस्थित लोग वोटिंग नहीं करते हैं। तो 420 सदस्यों में से मान लीजिए 10 सदस्यों ने वोटिंग नहीं की, तो कितनी वोटिंग हुई? यहाँ पे उपस्थित कितने थे? 420 थे। मतदान कितने ने किया? वो कितने ने किया? चूँकि 10 ने मतदान नहीं किया तो 410 ने मतदान किया। तो अब इसमें माना जाएगा उपस्थित एवं मतदान दोनों मानक पर 410 यानी 410 मेंबर्स हैं जो उपस्थित एवं मतदान दोनों मानकों पर खरे उतर रहे हैं। तो इनका बहुमत यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 205, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए, +1 जोड़ देंगे तो 206 आ जाएगा। ये हो गया आपका साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में डिफरेंस आपका क्लियर है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जितने टोटल नंबर्स हैं उनका बहुमत देख रहे थे, तो लोकसभा के मामले में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमेशा 272 ही रहेगी, जबकि लोकसभा के मामले में साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी वह चेंज होती रहेगी। हमने यहाँ माना कि लोकसभा में 420 सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें से 10 ने वोटिंग नहीं किया यदि, तो 410 वोटिंग पर साधारण बहुमत 206 का आंकड़ा आएगा। लेकिन अगर सदस्यों की भागीदारी कम हो जाए तो ये कम, और सदस्यों की भागीदारी बढ़ जाए तो ये साधारण बहुमत का आंकड़ा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे साधारण बहुमत का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जो सामान्य विधेयक होते हैं इनको पारित करने के संदर्भ में साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कानून बनाना है, कोई सामान्य विधेयक पारित करना है, यहाँ तक कि जो हमारे सदन में धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, इसके लिए भी साधारण बहुमत ज़रूरी होती है, क्योंकि धन विधेयक को ये मानते हैं कि धन विधेयक सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सरकार के उत्तरदायित्व का निर्धारण का एक तरीका है। ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव ये भी सरकार के खिलाफ लाया जाता है और सदन में सरकार बहुमत में है या नहीं, सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इसके लिए लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। इसलिए इन दोनों मामलों में भी साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। नियमों में परिवर्तन से संबंधित, जैसे संसदीय कार्यवाही के नियमों में परिवर्तन या अन्य कोई भी विधेयक हो, कोई भी बिल हो, ये सारे काम यानी मैक्सिमम काम आपके सिंपल मेजॉरिटी से किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे कि संसद में जो कानून बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से बहुमत से बनाए जाते हैं, तो संसद में जो कानून बनाए जाते हैं वो आपका साधारण बहुमत से बनाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। संसद में निर्मित कानून। अभी यहाँ पे हम संसद का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यही पे अगर किसी राज्य विधानसभा की बात आ जाए तो वहाँ पे राज्य विधानसभा के मामले में भी उनकी जो संख्या होगी इसी मानकों पर आप जो है वहाँ पे तुलना कर सकते हो। अब यहाँ तीसरा प्रकार जो है वह है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। तो आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होता है वह स्पेशल मेजॉरिटी के होते हैं, यानी कि विशेष बहुमत के होते हैं। तो इसमें विशेष बहुमत में क्या होता है कि जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों का बहुमत, यानी जो अभी हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पढ़ा है, एक तो वो मानक होते हैं और दूसरे मानक यहाँ पे होते हैं वो हैं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत। दो चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए और दूसरा है जितने लोगों ने यहाँ पे मतदान किया है उनका 2/3 होना चाहिए। तो ये विशेष बहुमत की रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है? तो संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में होती है
और आर्टिकल 124 के 4 के तहत जो न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें भी विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कोई भी संविधान संशोधन विधेयक किस प्रकार के बहुमत से पारित होता है, तो विशेष बहुमत से पारित होता है। हाँ, संविधान में कुछ संशोधन साधारण बहुमत से भी किए जाते हैं, जैसे नागरिकता से संबंधित संशोधन और नए राज्यों के गठन से संबंधित संशोधन। तो जो अभी सिंपल मेजॉरिटी है उसमें आप चाहो तो इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो। क्या पॉइंट है? सिंपल मेजॉरिटी में ही है नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान और नए राज्यों का गठन, और नए राज्यों का गठन या राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन। तो ये होता है आपका साधारण बहुमत के द्वारा। तो अभी हम विशेष बहुमत में हमने जो देखा उसमें 2 मानक हैं। पहला मानक ये है कि आपके कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अभी हमने ऊपर समझा, और दूसरा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मानक हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रकार के बहुमत को समझते हैं, वो है चौथा बहुमत, जिसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत, यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है जो टोटल मेंबर हैं माइनस वैकेंसी, यानी कि वैकेंट सीट कितनी है। तो जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा लोकसभा के मामले में टोटल 543 जो है वह मेंबर्स हैं टोटल, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कभी भी कुछ सीट वैकेंट रहती है। मान लीजिए यहाँ पे 5 सीट वैकेंट हैं, खाली हैं। तो अब यहाँ पे टोटल जो प्रभावी बहुमत की गणना होगी वह इन सीट को घटाने के बाद होगी। अभी टोटल देखोगे आप तो 538 मेंबर्स यहाँ पे आएंगे, 538। अब इनका जब बहुमत होगा तो अब हम यहाँ पे 543 का 272 नहीं देखेंगे, अब 538 का बहुमत होगा 269, और बहुमत में हमेशा +1 या 0.5 जो भी है प्लस करके ही देखेंगे। तो यहाँ पे 270 बहुमत बनेगा। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे निरपेक्ष बहुमत के मामले में कुल सदस्यों का बहुमत होता है, जबकि दूसरी तरफ प्रभावी बहुमत के मामले में वैकेंट सीट यानी कि खाली सीट को हटाकर जो सदस्य बचते हैं उनका बहुमत होता है, यानी प्रभावी रूप से कितने मेंबर्स हैं उनका बहुमत यहाँ पे देखा जाएगा। तो इनकी रिक्वायरमेंट कब होती है? जब कभी भी उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाना हो आर्टिकल 67B के तहत, या फिर लोकसभा के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाना हो, तो इन दोनों मामले में जो भी विधेयक पारित होगा उसमें प्रभावी बहुमत की चर्चा की गई है। तो अभी एक पॉइंट के तौर पे आप इन दोनों पॉइंट को याद कर लो, बाकी इनको हटाने की प्रक्रिया कभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अभी हमने इतने टाइप के बहुमत को देखा, लेकिन इस सब से अलग आर्टिकल जो 61 है उसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था की गई है, और इसके लिए एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया रखी गई है। और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें सदन के कुल संख्या का 2/3 बहुमत की बात की गई है, यानी कि जितने भी कुल संख्या है, खाली सीट वगैरह हटाई नहीं जाएगी। अगर सदन की कुल संख्या 543 है लोकसभा के मामले में, तो इनका जो 2/3 बहुमत होगा इंटू 2/3 इजकल टू 362 हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए +1 कर देंगे, यानी कि 363 सदस्य हो गया लोकसभा का कुल संख्या का 2/3 बहुमत। ऐसे ही आप राज्यसभा के मामले में जो टोटल है 245 मेंबर्स, आप उन पे कैलकुलेट कर सकते हो, इंटू 2/3 इजकल टू, तो यहाँ पे 163.3 बनेगा। इससे ऊपर जाओगे तो 164 होगा। तो यहाँ पे दोनों मामले में, लोकसभा के मामले में
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए जो बहुमत होगा कुल संख्या का वो 363 बनेगा और राज्यसभा के मामले में 164 बनेगा। तो यहाँ पे अगर कोई सीट खाली है तो उसको घटाई नहीं जाएगी, उपस्थित नहीं हुए वोटिंग के लिए तो उसको भी नहीं घटाया जाएगा। जो टोटल नंबर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस टोटल नंबर से आप कैलकुलेट करोगे और ये संख्या हमेशा स्थायी रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो बहुमत को जो अभी हमने पीछे बताया है 50% से अधिक मत होना चाहिए, मोर देन हाफ वोट, चाहे एक वोट भी ज़्यादा हो चाहे आधे वोट भी ज़्यादा हो, लेकिन 50% से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे अधिक की बात की, 2/3 के मामले में तो 163.3 था तो 164 मान लिया। जरूरी नहीं कि एक अधिक हो, थोड़ा सा भी अधिक हो तो चलेगा। दूसरी चीज़, राज्यों के अनुमोदन या अनुसमर्थन की बात करें तो जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक होता है जो यहाँ पे विशेष बहुमत से पारित होता है, लेकिन हमने विशेष बहुमत के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझा है, लेकिन जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संघीय मामलों से संबंधित होता है तो ऐसे विधेयक पर राज्यों के अनुमोदन या अनुसमर्थन रेटिफाइंग की आवश्यकता होती है। राज्यों के अनुमोदन या अनुसमर्थन की बात करें तो ये क्या है, ये है कि जब भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 आप पढ़ते हो तो आर्टिकल 368 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो संघीय मामलों से संबंधित संशोधन होंगे उसमें आधे से अधिक राज्य विधानमंडल की सहमति संकल्प की आवश्यकता होती है। तो जो संघीय मामलों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर यह अप्लाई होता है। संविधान संशोधन के संदर्भ में क्या होगा, आधे से अधिक राज्य विधानमंडल, आधे से अधिक राज्य विधानमंडल अनुसमर्थन करते हैं। साधारण बहुमत से अनुसमर्थन करते हैं। तो ऐसे विधेयक में जो अनुसमर्थन होता है वो साधारण बहुमत से होता है। तो अभी कभी भी आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे कि संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में यदि राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है तो राज्य किस प्रकार से अनुसमर्थन करते हैं, तो साधारण बहुमत से अनुसमर्थन या रेटिफाइंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने सारे प्रकार के बहुमत के प्रकार को समझा है। निरपेक्ष बहुमत को हमने देखा कि जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनका बहुमत होता है। सरकार के गठन में बोलते हैं कि सरकार बहुमत की होती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। दूसरा हमने साधारण बहुमत की बात की, तो साधारण बहुमत में हमने देखा कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो जितने टोटल मेंबर है उतने नहीं देखे जाएंगे जितने उपस्थित और मतदान किए हैं। अब बात ये आती है कि मान लीजिए 420 लोगों ने उपस्थिति जाहिर की, लेकिन 420 पे नहीं होगी, केवल उपस्थिति नहीं बल्कि उपस्थिति के साथ आप मतदान भी देखोगे और उपस्थिति और मतदान करने वाले जो टोटल सदस्य होंगे आप उनका बहुमत की बात करोगे। और चूंकि यहाँ बहुमत की बात की गई है इसलिए आपको विशेष बहुमत पे नहीं जाना है, आधे से अधिक पे जाना है। तीसरा हमने विशेष बहुमत को समझा। विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में अप्लाई की जाती है और आर्टिकल 124 में न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में अप्लाई होती है। तो विशेष बहुमत क्या है हमने इसको समझा डिटेल्ड में। तो अभी हमने ऊपर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को समझा है। एक तो वो मानक पूरा होना चाहिए यानी कि टोटल उस सदन के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, और दूसरा जो मानक है वो 2/3 मत है। लेकिन ये 2/3 मत किसका है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का। अब मान लीजिए कि कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित हो रहा है या न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो पहला वाला मानक हमने यहाँ पे ऊपर देख लिया है। दूसरा मानक की बात करें कि अगर वहाँ पे 543 सदस्य हैं और
500 सदस्यों ने पार्टिसिपेशन किया, तो ऐसे में 2/3 मत कितना बनेगा, तो इंटू 2/3, तो यहाँ पे 333.3 बनेगा, इसलिए हम 334 मान लेंगे। ये हो गया आपका 2/3 बहुमत। तो दोनों मानक एक साथ पूरा होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा मानक भी पूरा हो रहा है, और जो पहला मानक है 543 का, जो हमने पूर्ण बहुमत देखा, निरपेक्ष बहुमत देखा था 272, ये भी पूरा हो रहा है, तो ये विधेयक पारित हो जाएगा। अब यहाँ एक दूसरा केस मानते हैं कि यहाँ पे फिर से संविधान संशोधन विधेयक या न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रस्ताव लाया गया और इस पर बैठक बुलाई गई। अब मान लीजिए यहाँ पे केवल और केवल इस बार 400 सदस्यों ने पार्टिसिपेशन किया। अब 400 सदस्यों ने पार्टिसिपेशन किया, तो यहाँ पे 2/3 बहुमत कितना होगा, इंटू 2/3 इक्वल कितना बनेगा, 266.6 बनेगा। तो हम 267 मान लेते हैं बहुमत के लिए। तो यहाँ पे 267 पे विशेष बहुमत का आंकड़ा तो पूरा हो जा रहा है 2/3 बहुमत वाला, लेकिन यहाँ पे कुल सदस्यों का जो मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, वह 273 नहीं है, 273 से कम है। तो अगर 400 सदस्य पार्टिसिपेट करे हैं और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित भी हो जाए, लेकिन पहला मानक नहीं पूरा होगा, तो यह कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अब 267 के साथ में पहले मानक को पूरा करने के लिए कम से कम इससे भी 5 और ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 272 होने चाहिए, तभी जाकर ये प्रस्ताव पारित होगा, ये विधेयक पारित होगा। अदरवाइज यह विशेष बहुमत से पारित नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब कभी भी विशेष बहुमत से संबंधित कोई प्रस्ताव होता है, तो वहाँ पे पार्टी व्हिप जारी हो जाती है, सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए जाते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में सभी सांसदगण उपस्थित हों, ताकि दोनों आंकड़ा पूरा करने में मदद मिले। फिर प्रभावी बहुमत हमने देखा, इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात की। इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होगी, जितनी भी सीट खाली होगी उन सीट को हटा देंगे और उनकी बहुमत देख लेंगे। कहाँ पे यूज होता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में हम प्रभावी बहुमत का यूज करते हैं। हमने इन सारे बहुमत से अलग राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा की, जहाँ पे सदन के कुल संख्या का 2/3 बहुमत की बात की गई है। यहाँ पे उपस्थिति अनुपस्थिति की बात ही नहीं की गई है, वैकेंट सीट की बात ही नहीं की गई है। जितनी टोटल मेंबर है सदन की, उनका बहुमत यहाँ पे देखते हैं। फिर हमने यहाँ पे राज्यों के अनुसमर्थन को समझा कि किस प्रकार से राज्य रेटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे साधारण बहुमत से राज्यों को रेटिफाई करना पड़ता है संविधान संशोधन विधेयकों को, जब वे संघीय मामलों से संबंधित हों। अभी जीएसटी के संदर्भ में आप देख सकते हो, जीएसटी जो लागू किया गया था, उसको आधे से अधिक राज्यों ने साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके समर्थन किया था, तभी जीएसटी लागू हुआ था। तो दोस्तों, ये रही हमारे इस टॉपिक पर डिटेल्ड डिस्कशन। इसका पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम आईडी है यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल। दोस्तों, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो आपको, तो हमारे चैनल यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।